Oh, hello students, good morning. Class 8, Chapter 1, Geography, Human Resources. Now I am going to discuss about the human resources. Human resources include the quantity as well as the quality of the pupil. When we talk about the human resources, it means that we are talking about the quality of the pupil and the quantity of the pupil. By the quantity we mean the distribution and the density of the population. जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं. हम बात करते हैं कि जो भी आबादी है, जो भी पॉपुलेशन है, उसकी डेंसिटी क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से उस पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एंड द क्वालिटी, एंड बाय क्वालिटी वी मीन द फिजिकल एंड द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल. और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस इंसान की फिज़िकली फ़िट है या नहीं है और उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स पाई जाती हैं, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, क्या उसका पोटेंशियल है, क्या कौन सी कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर पाई जाती हैं. ऑल दीज आर इंक्लूड इन दी क्वालिटी ऑफ द पीपल. क्योंकि इंसान अपनी क्वालिटी की मदद से ही तरह तरह की चीज़ों को बना सकता है, इन्वेंट कर सकता है. अगर उसके अंदर मेंटल स्किल है, वो इस अब तक जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई, जो भी इन्वेंशंस हुई, वो किस बात का सबूत देती हैं, ये हमें बताती हैं इंसान की मेंटल एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसके पोटेंशियल के बारे में. कि कोई भी इंसान कितना मेंटली फ़िट है, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ किस तरह की हैं, क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी पाई जाती है या नहीं, ये सब आ जाती है क्वालिटी में. ह्यूमन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. हम सब जानते हैं कि इंसान सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. क्योंकि एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसको भी हम तभी यूज़ में ले सकते हैं जब इंसान को, या उसका परफेक्ट यूज़ हम जब बना सकते हैं जब हमारे लिए वो लाभदायक साबित हो सकती हैं, जब हमें उनका परफेक्ट यूज़ पता हो. अदरवाइज़ चाहे वो कितनी भी बेशकीमती चीज़ें हों जो एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, अगर हमें उनका परफेक्ट यूज़ नहीं पता तो वो हमारे लिए यूज़लेस हैं, बेकार हैं. इन फैक्ट नो सब्सटेंस इन नेचर इज़ रिसोर्स ऑल बाय इटसेल्फ. तो नेचर में पाने जाने वाला कोई भी रिसोर्स, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कब तक नहीं बन सकता, जब तक हमें उसके बारे में पता ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कल एक एग्ज़ाम्पल दी थी, हमारे बैग में बहुत अच्छी बुक्स रखी हैं, डिक्शनरीज़ रखी हैं, ठीक है, तमाम राइटर्स की बुक्स मौजूद हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इन किताबों को पढ़कर नॉलेज हासिल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है, बेकार है. रिसोर्स वो कब बनेंगे हमारे लिए, जब हमें ये पता हो कि हम इनका पढ़कर हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं, हमें कितना नॉलेज इनसे हासिल हो सकती है. इट हैज़ टू बी पुट टू यूज़ बाय अस एंड ओनली देन इट एक्वायर्स रिसोर्स वैल्यू. तो जब तक हमें उनका इस्तेमाल नहीं पता होगा, जब तक हम उनको यूज़ करना नहीं जानते उन रिसोर्सेज को, तो वो हमारे लिए एक सब्सटेंस है, उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई हम उसको रिसोर्स कह ही नहीं सकते जब तक कि हमें उसका यूज़ नहीं पता. तो दस रिसोर्स इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट. तो रिसोर्स किसके ज़रिए होता है, हमारे और आपकी कोशिशों के ज़रिए वो सब्सटेंस एक रिसोर्स बनता है. इंक्रीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस. यानी कि इंसान ने अपनी नॉलेज, अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए जो भी एफर्ट उसमें लगाए, तब कहीं जाकर वो रिसोर्स बनता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट टाइम में जंगल से हमें टिम्बर और फायरवुड हम हासिल करते थे. क्या मौजूदा टाइम में जो हमारे ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, क्या इतना ही यूज़ होता है? आज तो हमें फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनका जो यूज़ है वो इतना ब्रॉड हो गया है, इतना वाइड लेवल पर हो रहा है कि हम मतलब एज्यूम नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि जंगल से हमें जो लकड़ी मिलती है, अगर हमें नहीं पता हो कि इसका इस्तेमाल हम फर्नीचर बनाने को में भी कर सकते हैं, तो वो रिसोर्स नहीं है. तो हमें पता होना चाहिए कि इस सब्सटेंस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तभी वो हमारे लिए एज अ रिसोर्स काम करेगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन और अ कंट्री डिपेंड ऑन अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स ह्यूमन रिसोर्स. हम सब जानते हैं किसी भी देश, किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री का जो आर्थिक डेवलपमेंट होता है वो कहाँ डिपेंड करता है,
वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है वहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेज पर। मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और वेस्टर्न यूरोप आर डेंसली पॉपुलेटेड। दुनिया में नॉर्थ ईस्टर्न जो अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और वेस्टर्न यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। पीपल इन दीज रीजन आर हाईली स्किल्ड एफिशिएंट, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं, यानी कि और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, यानी उनके अंदर नॉलेज स्किल पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। देयरफॉर दे आर वेरी प्रॉस्पेरस, इसलिए ये जो लोग हैं बहुत कीमती हैं। ऑन द अदर हैंड द अमेज़न बेसिन आर सम अफ्रीकन कंट्रीज़, इसलिए ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेज़न बेसिन और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि इथियोपिया और सोमालिया और डेवलपिंग कंट्रीज़, ये क्या हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। दे आर आइदर थिनली पॉपुलेटेड, और यहाँ की जो आबादी है वो भी कम है, और देयर पीपल डोंट हैव मच एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इथियोपिया है, सोमालिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बहुत कम आबादी है, यहाँ की थिनली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, यहाँ के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो और इससे पहले मैंने एग्जांपल आपको कहाँ की दी थी? नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और वेस्टर्न यूरोप। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हाईली स्किल्ड हैं और एफिशिएंट हैं, यानी कि यहाँ पर ये मैं एग्जांपल सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ मैं ये जो आपकी बुक में दी गई हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ़र्क क्या होता है। देखिए डेवलप कंट्रीज़ ही बनते हैं वहाँ के हाईली स्किल्ड लोगों की वजह से। कोई भी कंट्री डेवलप कंट्री कब कहलाता है? तभी कहलाता है जब वहाँ के लोग, वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हों, वेल स्किल्ड, वेल नॉलेज हों, और अपने काम को बहुत एफिशिएंटली और परफेक्टली करना जानते हों, तभी वो डेवलप्ड कंट्री बनता है। उनको पता हो कि वो अपने रिसोर्स, अपने यहाँ मौजूद रिसोर्स, नेचुरल सब्सटेंसेस को एज अ रिसोर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी इस चीज़ की कमी है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के ज़रिए क्रिएट किए जाते हैं इंसानों के ज़रिए, फ्रॉम मटेरियल, जो भी एनवायरनमेंट में मटेरियल मौजूद है उनकी मदद से। दे इन टर्न आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर रिसोर्सेज, और उनको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दूसरे रिसोर्सेज के प्रोडक्शन के लिए। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मशीन है, टूल्स है, बिल्डिंग्स है, ये क्या है? ये दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की ही एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर जो भी मशीन है, बिल्डिंग्स हैं, टूल्स हैं, वो हम बनाते हैं, तो मशीन में इस्तेमाल होने वाली जो भी आयरन है, जो मेटल है, जो वो कहाँ से आता है? नेचर से आता है, एनवायरनमेंट से आता है। टूल्स हैं, तो वो जो प्रोडक्ट जो इंसान बना रहा है वो किससे बना रहा है? एनवायरनमेंट में मौजूद मटेरियल से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। द रेट एट विच रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं रिसोर्सेज उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। और प्रोडक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी, इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। द लॉ एंड अदर सिचुएशन, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। यानी कि प्रोडक्टिविटी जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करती है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। अगर हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी तो प्रोडक्टिविटी, जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डिसाइड द प्रोडक्टिविटी लेवल। इसके अलावा पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल भी डिसाइड करता है लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिए।